सुपर हिट सिंगाड़ी 3.5 रेड एफएम से मैं हूं आरजे कल्पेश और हिंदी जर्नलिज्म डे के मौके पर हमने रेड अरेस्ट किया है उस शख्सियत को उन्हीं के स्टूडियोज़ में जिन्होंने हिंदी जर्नलिज्म को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया है। सर यकीन मानिए, हिंदुस्तान में जितनी जनता और जितनी जनरेशन आपसे मोहब्बत करती है उतनी शायद ही किसी और से करती होगी। अच्छा, सबसे आपको बताएं, आज सारे सवाल जो हैं वो सवाल हैं जो देश की जनता आपसे पूछना चाहती है। नॉर्मली आप लोगों से सवाल करते हैं, अब लोगों के सवाल है जिनके जवाब आपसे पूछने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप मेरे हाथ पर हाथ रखकर ये शपथ लें कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और किसी भी सवाल का जवाब हंस के टालूंगा नहीं। आपके हाथ में ऐसा क्या है जो उसकी शपथ खाई जाए? सर, माँ से हाथ मिला के आया था, मैं घर से निकलता हूं। विश्वास दिलाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, तो अभी जो सबसे पहला सवाल है वो पूछा है योगेश दाधीच ने, अशोक उद्यान के पास रहते हैं, और इनका सवाल है कि सर आपने जब शुरू किया और अब जब 2 से ज़्यादा दशक निकल चुके हैं, आज भी आप बिल्कुल वैसे ही नज़र आते हैं जैसे आप शुरुआत में नज़र आते थे, तो इस फिटनेस का क्या राज है? सब जानते हैं ये एक ऐसा सीक्रेट है जो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है, सबको पता है। अगर फिटनेस रखना है तो लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, थोड़ा डाइट पर कंट्रोल चाहिए, रोज़ कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। सब जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। जो लोग नहीं करते परेशानी में पड़ते हैं। मैं लोगों से हमेशा ये कहता हूँ कि हॉस्पिटल से बचो, डॉक्टर से बचो, दवाइयों से बचो, थोड़ा फिटनेस पर ध्यान दो, अपना ख्याल रखो और आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। अच्छा सर, मुझे क्या लगता है ना, मतलब जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो एकदम काम एंड कंपोज जैसे कि आप हैं, मुस्कुराते हुए बात कर रहे होते हैं, और दूसरे वो एंकर्स होते हैं जो सिर्फ चिल्ला के एकदम एग्रेशन में, मुझे लग रहा होता है कि आप समझ रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ, तो मतलब ये क्या ट्रेंड है, आपको क्या लगता है जो न्यूज़ रूम में इस तरह के एंकर्स अलग से सेलेक्ट करते हैं? जहाँ जाता हूँ लोग ये शिकायत करते हैं, जहाँ भी जाता हूँ लोग ये शिकायत करते हैं कि रात को 9 बजे से 11 बजे तक इतना शोर होता है, इतना चिल्लाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। अगर टीवी देखने बैठे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लोग आपकी तरह क्यों नहीं करते? अब ये तो मैं लोगों से नहीं पूछ सकता, मेरे तरह क्यों नहीं करते, लेकिन मैंने अपने बारे में और इंडिया टीवी के बारे में ये हमेशा स्टैंडर्ड रखा है कि हम लोगों से बदतमीज़ी ना करें, हम लोगों पर चिल्लाएं नहीं। एक तरफ तो हम कहते हैं आप हमारे मेहमान हैं, हमारे स्टूडियो में आए, और फिर उस पर चिल्लाने लगते हैं। कई बार कहते हैं यू गेट आउट। वो ठीक नहीं है, ये हमारी कल्चर नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। लोगों से आदर से, अदब से सवाल पूछनी चाहिए। हमारे सवाल पूछने की तलखी हमारे कंटेंट में होनी चाहिए, हमारे पूछने के स्टाइल में नहीं होनी चाहिए। ये कोशिश करते हैं और ये इंडिया टीवी का हमेशा से ये स्टैंडर्ड रहा है। हमने बहुत कोशिश की है, दूसरों से भी कहता हूँ, लेकिन अब सुनते नहीं है लोग। अच्छा सर, अगर बात करें इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स की, तो शायद आज से 20 साल पहले उतना उनका दबदबा नहीं था, या यूँ कहें कि मासेस तक नहीं थे। लेकिन आज अगर देखें तो ये बहुत एग्रेसिवली जो मासेस में अपनी जगह बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे जो हिंदी न्यूज़ चैनल्स हैं या हिंदी जर्नलिज्म है, इस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? ये परसेप्शन है कि बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी के न्यूज़ चैनल देखते हैं, बड़ी संख्या में देखते हैं। अब वो मास चैनल बन गए हैं क्योंकि बहुत शोर मचाते हैं, उनके बारे में चर्चा होती है। लेकिन मैं आपको अगर फैक्ट्स और फिगर्स बताऊँ, हिंदी न्यूज़ चैनल्स की व्यूअरशिप और अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल्स की व्यूअरशिप को अगर कंपेयर करें, हिंदी न्यूज़ चैनल्स की व्यूअरशिप अंग्रेज़ी के न्यूज़ चैनल से 138 गुना है, 138 टाइम्स। तो मिनिस्क्यूल है अंग्रेज़ी के न्यूज़ चैनल्स की जो व्यूअरशिप है, कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, आगे एक सवाल पूछना चाहूँगा, मतलब एक ऐसा शो जिसे हमारे हिंदुस्तान की हर जनरेशन पसंद करती है, एक ऐसा शो जिसे मैं अपने पापा और पापा के पापा यानी कि दादाजी के साथ बैठ के देखता हूँ, तो इस शो को स्टार्ट करने का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? तो आप बड़े तरीके से लोगों को बता रहे कि मेरी इतनी उम्र है कि दादाजी भी देखते थे। आपकी अदालत की शुरुआत बड़े जिसको कहते हैं अचानक हुई। मुझे याद है, ये 25 साल पहले की बात है। हम लोग प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और उस ज़माने में जो भी जान पहचान के लोग होते थे सब प्लेन के आयल में आके खड़े हो जाते या एक दूसरे से बात करते थे। तो सुभाष चंद्रा जो ZTV के ओनर थे, तब उन्होंने ZTV शुरू किया था और उस पर ऐसे प्रोग्राम होते थे, जंगली तूफान, टायर पंचर, सांप सीढ़ी, एक अजीब तरह का एंटरटेनमेंट चैनल था, नया नया शुरू हुआ था। और पार्ले के चेयरमैन रमेश चौहान वो थे, और गुलशन ग्रोवर जो फिल्म एक्टर हैं, ये कॉलेज के ज़माने से मेरे साथ में थे तो मैं इनको जानता था। तो गुलशन ने मुझे कहा, भाई इस आदमी ने एक चैनल शुरू किया, आपकी तरह वो फ्रेंच कट रखते हैं। तो उसने पूछा, इसको जानते हो, ये फ्रेंच कट दाढ़ी वाले को? मैंने कहा जानता हूँ। तो उसने कहा, इन्होंने एक चैनल शुरू किया है, अगर इसके चैनल पर मेरा इंटरव्यू आया तो मुझे फ़ायदा होगा, एज एन एक्टर मेरी कीमत बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा मैं अभी इनको कह देता हूँ। तो और मैं एक न्यूज़पेपर का एडिटर था, थोड़ी एडिटर वाली एरोगेंस भी थी। तो मैंने कहा, भाई सुभाष जी ज़रा हमारे दोस्त का इंटरव्यू करो आपके चैनल के ऊपर। तो उसने कहा, जी मैं तो इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ, आप क्यों नहीं इनका इंटरव्यू करते? तो मुझे थोड़ा कंटेम्प्ट लगा कि मैं गुलशन ग्रोवर का इंटरव्यू करूंगा, मैं तो इतना बड़ा एडिटर हूं।
तो मैंने उनको लेक्चर देना शुरू किया। मैंने कहा अरे भाई इंटरव्यू से क्या होगा, 2 आदमी बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, कौन देखेगा। तो उन्होंने कहा फिर मैंने कहा एक कटघरा लगाओ, उसमें नेताओं को बिठाओ और पब्लिक को बुलाओ और पब्लिक के सामने उनसे सवाल पूछो और उनको एक्सपोज करो, उनको अकाउंटेबल बनाओ। और समझ लीजिए कि मैंने कोई 15-20 मिनट तक लेक्चर दिया होगा कि कैसे प्रोग्राम होना चाहिए। उसके बाद फ्लाइट लैंड हो गई, अपने अपने घर चले गए। 2 दिन बाद मुझे सुभाष जी का फ़ोन आया कि मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा कि बताइए, मैं आता हूँ। बोले नहीं, मुझे आपसे काम है, तो मैं आऊँगा आपके पास। वो आए और डेली न्यूज़पेपर का एडिटर था उसके ऑफिस में, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये जो आपने आइडिया दिया था अदालत के प्रोग्राम का, वो करना चाहिए। आई सेड कौन सा प्रोग्राम? तो उन्होंने कहा वो जो आपने प्लेन में कह रहे थे। तो मैंने कहा वो तो मैं वैसे ही बोल रहा था, मुझे पता भी नहीं मैंने क्या बोला कि नहीं वो अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। तो मैंने कहा सुभाष जी वो बिल्कुल बेकार की बात थी, मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा था, कोई ऐसे प्रोग्राम होगा क्या, कोई कटघरे में आके क्यों बैठेगा। तो बात ख़त्म हो गई। फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने अपने क्रिएटिव डायरेक्टर कमलेश पांडे और करुणा समतानी दोनों को मेरे पास भेजा। इन दोनों ने फिर मुझसे कहा कि नहीं ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। फिर मैं सुभाष जी के पास गया। मैंने कहा सुभाष जी गलती हो गई, मैं कान पकड़े, मैंने मजाक में बकवास बोला था कि कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता और मुझे माफ़ करिए, ये नहीं हो सकता। बट ही केप्ट इंसिस्टिंग, वो कोशिश करते रहे। और एक दिन फिर आई गिव इन, मैंने कहा अच्छा ठीक है ट्राई करते हैं। तो पहला प्रोग्राम मुझे याद है 12 फरवरी 1993 को लालू यादव के साथ हमने रिकॉर्ड किया, एंड उसके बाद फिर ये एक इतिहास बन गया। उसके बाद तो फिर लाइफ ही बदल गई। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक आपके शो में हम न जाने कितने सारे सेलिब्रिटीज़ को, अलग अलग फील्ड के सेलिब्रिटीज़ को हम देख चुके हैं। तो कौन है वो शख्सियत जिसके साथ आपको इंटरव्यू करने में, जिसको आपको अदालत में लाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, जिनके साथ बात करके? बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं तो हर प्रोग्राम को ऐसा मानता हूँ कि उसमें मुझे अब पिछले दिनों मैंने आलिया भट्ट किया था, उसके पहले सलमान खान किया था, एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी, एक ज़माने में बाल ठाकरे, एक ज़माने में इमरान खान, और 4 साल पहले नरेंद्र मोदी। तो हर प्रोग्राम में मज़ा आता है और हर प्रोग्राम में डर लगता है कि शायद आज सक्सेसफुल हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा, शायद आज मेरा मुँह तो नहीं सूख जाएगा, ज़बान से सवाल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो हर प्रोग्राम मेरे लिए ऐसा ही होता है। और अगर आज के दौर में बात करें तो कोई ऐसी शख्सियत है जिसे आप अब देखना चाहते हैं अपने शो पर? मैं डोनाल्ड ट्रंप को अपने शो पे देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई कैरेक्टर हो सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं। वो जितनी मीडिया को गाली देते हैं, जितना मीडिया को फेक मीडिया कहते हैं, जितना मीडिया को झूठा कहते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आएगा उनसे सवाल पूछने में। और जैसे जैसे वो जवाब देते हैं, जैसे ट्वीट करते हैं, ही इज़ समथिंग मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो सकते हैं। रजनीकांत, अब चूंकि वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं तो वो और भी इंटरेस्टिंग होंगे। ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं। अमिताभ बच्चन, वो अभी तक आए नहीं है आपकी अदालत में, तो मुझे इंतज़ार है अमिताभ बच्चन का, वो आए। ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में पब्लिक में बहुत क्यूरियोसिटी है। मेरी उत्सुकता है, वो तो एक छोटी बात है, लेकिन जनता जिसके बारे में जानना चाहती है वो बड़ी चीज़ होती है। और फिर अब वापस इलेक्शन आएंगे तो मोदी जी को एक बार फिर से पेश करेंगे। जी ओके। सर आगे आपसे जानना चाहूँगा, मतलब कौन ऐसा चेहरा था जिसे आपको अपने शो पर लाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आई, सबसे ज़्यादा टफ रहा, कोई ऐसा चेहरा? एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़ा उनका नाम था। मैं उनको जब आपकी अदालत में लाने की कोशिश कर रहा था, वो किसी न टाल देते थे। मैं एक बार बहुत सारी चिट्ठियाँ लेके गया। मैंने कहा देखिए साहब, ये 6000 लोग हैं, इनकी चिट्ठियाँ आई हैं आपके लिए। बोले साहब आप जिसके पास जाते हैं उसी चिट्ठियाँ ले जाते होंगे। तो लेकिन बहुत मुश्किल से करते करते वो फिर तैयार हुए। वो काफ़ी मुश्किल था उनके जैसे व्यक्ति को मनाना, क्योंकि उनके मुंह से हर चीज़ पर ना ही निकलता था। उसके बाद इमरान खान को आपकी अदालत में लाना मुश्किल था। वो क्रिकेटर थे, बड़े एग्रेसिव क्रिकेटर थे, और वो इंडिया आना नहीं चाहते थे। तो फिर उनकी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने के लिए हम दुबई गए और दुबई में उनका शो रिकॉर्ड हुआ। वो एक बड़ा चैलेंजिंग प्रोग्राम था। सलमान खान को आपकी अदालत में लाना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सलमान खान तो किसी का जवाब देने को तैयार नहीं है। इंटरव्यू करता है, इधर उधर देखते हैं, सीधे नहीं जवाब देते हैं। और उनको मनाना और उनसे सवाल पूछना, उन पर इल्ज़ाम लगाना, ये बड़ा चैलेंजिंग काम था। लेकिन मैं ये कहूँगा जब वो आए और उन्होंने सवालों के जवाब दिए, वो ज़िंदगी में जो बड़े शोज़ किए हैं, जिनको पब्लिक ने बहुत पसंद किया है, जिनकी बहुत रेटिंग आई है, नरेंद्र मोदी के बाद में वो एक ऐसा शो था जो करके मुझे बहुत संतोष मिला, क्योंकि वाकई में पब्लिक के मन में बहुत सारे सवाल थे सलमान से पूछने के लिए, और उन्होंने बड़ी तसल्ली से सब सवालों के जवाब दिए। उन्होंने अपने केसेस के बारे में बात की पहली बार। उन्होंने पहली बार ऐश्वर्या राय के बारे में बात की, कटरीना कैफ के बारे में बात की, जो आसानी से बात नहीं करते। तो ये बड़ा काम था।
अच्छा, सलमान खान का हम नाम ले रहे हैं तो जब 21st एनिवर्सरी थी हमारे शो की, आपकी अदालत की, तो तब जब तीनों खान्स एक साथ देखने को मिले तो वो कितना टफ रहा? क्या आपने तीनों को बताया था कि तीनों आने वाले हैं? अब मुझे लगता है तीनों को मालूम ही था, क्योंकि मैंने जब 21 साल हुए तो आपकी अदालत में 21 साल में जो लोग आए थे उन सबको बुलाया था, उनको छोड़ के जो इस दुनिया में नहीं है सारे लोगों को बुलाया था। तो सलमान, शाहरुख, आमिर, ये तीनों आपकी अदालत में आ चुके हैं, तीनों को बुलाया था। लेकिन तीनों एक साथ स्टेज पर आएंगे इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, ये उन लोगों ने ही प्लान किया था। सलमान और शाहरुख ने मिलकर के प्लान किया था कि उस दिन मुझे कटघरे में खड़ा करेंगे और मुझसे सवाल पूछेंगे, और आमिर जो नीचे बैठे थे इन्होंने उनको भी ऊपर बुला लिया। तो ये तीनों खान एक साथ इकट्ठा हुए। तब मुझे लगा कि जब मैंने रिएक्शन देखा सोशल मीडिया में इधर, तो लगा कि ये पहली बार ये तीनों एक साथ आए हैं। लेकिन तीनों से मुझे बहुत मोहब्बत है, और मैं कभी भूलूंगा नहीं कि उस शो में आने के लिए इन लोगों ने कोई नखरा नहीं किया, कोई शर्त नहीं रखी, और ये तीनों की तीनों वक्त पर वहाँ पहुँचे। बहुत बड़ी बात जी। अच्छा, हम नॉर्मली देखते हैं जब भी आपके शो में तो आप बहुत ही फियरलेस होकर आप क्वेश्चंस पूछते हैं जो भी आपके कटघरे में खड़े होते हैं। तो कभी मतलब जहन में कभी डर आया कि सामने जो बैठा है वो कौन है? जैसे मैंने ऐसा सुना है 90s के दौर में शायद कोई एक शख्सियत थी जिन्होंने शायद आपको थ्रेट दी थी कि मैं जानता हूँ किस कार से तुम घर जाते हो, और ऐसा कुछ। वो थ्रेट इसलिए दी थी क्योंकि वो डरा नहीं था। क्या है कि आज तक कोई भी ऐसा नहीं आया जिसको देखकर मुझे डर लगा हो। जब पहली बार बाल ठाकरे का इंटरव्यू किया, जब मुंबई में बाला साहब ठाकरे, और वहाँ ऑडियंस में बहुत सारे शिव सैनिक बैठे थे, मुझे याद है सब लोग डरे हुए थे कि क्या होगा, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। बाला साहब का बहुत डर था लोगों के मन में, और मैंने बहुत उनसे मैंने उनको पहला सवाल पूछा, बाला साहब सुना है मुंबई आपके नाम से कांपती है? तो बोले कि मुझको नहीं कांपेगी, क्या आपको कांपेगी? तो उनके जवाब भी ऐसे टेढ़े थे। और उस प्रोग्राम के बीच में एक महिला आई उठ के, ओल्ड लेडी थी, जब मैंने ब्रेक लिया तो मेरे पास आई, मुझे कहा और कान में धीरे से कहा कि बेटा इनसे ऐसे सवाल मत पूछ, अब बहुत हो गया, क्योंकि ये तो शिव सैनिक तुझे ज़िंदा वापस नहीं जाने देंगे। तो मैं वापस आया और मैंने कहा बाला साहब यहाँ एक महिला ने मुझे कहा है कि मैं ज़िंदा वापस नहीं जाऊँगा अगर आपसे ज़्यादा उल्टे सवाल पूछूंगा। तो उन्होंने कहा अरे यार, एक टाइगर को पहली बार एक टाइगर मिला है, तुम जो कुछ भी पूछो तुमको जीवन माफ़ है। तो बहुत ही उन्होंने ऐसे जवाब दिए, तो कभी डर नहीं लगा, कभी किसी से नहीं लगा। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के एक पॉलिटिशियन, एक माफिया थे, उनके बेटे ने मर्डर किया था, उनके बेटे ऊपर केस चल रहा था, और उनका बेटा एक दूसरे मर्डर केस में भी इन्वॉल्व था। तो सब लोग उनसे खौफ खाते थे, लेकिन मैंने जब उनसे काफ़ी कड़े सवाल पूछे और सख्ती से पूछा, तो जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो जाते जाते वो कह गए थे कि मुझे तुम्हारी गाड़ी का नंबर पता है और पता है कि बम कैसे लगाए। अच्छा सर, कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल है कि क्या ये जो वर्ड्स हम सुनते हैं ये सच में एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, क्या इनके पीछे की हकीकत है? तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछना चाहूँगा। सबसे पहला है कि पेड न्यूज़, डज इट एग्जिस्ट? कई जगह लोकल लेवल पर न्यूज़पेपर्स में पेड न्यूज़ होता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट मीडिया में, बड़े अखबारों में पेड न्यूज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। एक बड़ा वर्ड बन गया है और उसका बड़ा असर लोगों के दिमाग पर होता है। लोगों को लगता है कि पैसे देकर कोई खबर छपाई जा सकती है। मैं दावे से कह सकता हूँ, अच्छे अखबारों में, बड़े अखबारों में, जिनको लोग पढ़ते हैं, जिनका भरोसा करते हैं, कोई पेड न्यूज़ नहीं होती। इसी तरह बड़े चैनल्स में, ब्रॉडकास्ट चैनल्स में, जो ऐसे टीवी चैनल्स हैं जिनको लोग देखते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, उन पर कोई पैसा दे के कोई खबर चलवा ले, ऐसा संभव नहीं है। पेड न्यूज़ है कहीं कहीं छोटे मोटे लेवल पर, लोकल लेवल पर, इलेक्शन के दौरान ऐसा होता होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसा हो तो ऐसी चीज़ इसकी चिंता करने की ज़रूरत तो ऐसा नहीं। ओके, जो दूसरा सवाल है वो ये है कि लोग अक्सर कहते हैं कि मीडिया जो है वो सिर्फ सेंसेशनल न्यूज़ जो है सिर्फ वही दिखाता है, तो क्या ये सच है? एक ज़माने में सच था। अगर न्यूज़ चैनल्स की आप बात कर रहे हैं, अगर आप 8 साल 5 साल पहले की बात करें तो ज़रूर सेंसेशन था। न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भूत प्रेत की कहानियाँ बहुत होती थी, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कभी उड़ती कार दिखाई जाती थी, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर तरह तरह की चीज़ें दिखाई जाती थी, सांप नागिन का बदला, ऐसे स्टोरीज होती थी। अब ये सारी चीज़ें GCs पर शिफ्ट हो गई हैं। एंटरटेनमेंट चैनल्स उनको दिखाते हैं, न्यूज़ चैनल्स अब बाय एंड लार्ज न्यूज़ दिखाते हैं, सेंसेशन नहीं होता। लेकिन अगर कोई खबर ऐसी है जिसमें सेंसेशन है तो उसको तो दिखाना पड़ेगा, उससे सेंसेशन क्रिएट होगा ही होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि
न्यूज़ चैनल्स के बारे में ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वो जो खबर है उसमें मसाला डालकर उसको सेंसेशनल बनाते हैं, ये नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में व्यूअर भी उसको पसंद नहीं। अच्छा, जो तीसरा सवाल है वो है एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स, ये कितने एक्यूरेट होते हैं? अब ये एक अच्छा आपने सवाल पूछा। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल कौन करता है? एजेंसीज करती हैं। एजेंसीज किसकी होते हैं? इंडिपेंडेंट। उनका न्यूज़ चैनल से कोई मतलब नहीं है। उनके पोल गलत होते हैं, लोग कहते हैं ये इंडिया टीवी की गलती है, ये टाइम्स नाउ की गलती है। ये जो पोल करने वाली एजेंसीज होती हैं ये बिल्कुल अलग होती हैं। हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, बल्कि वो तो हमसे पैसा लेते हैं हमारे लिए ओपिनियन पोल करने का। और जब ये ओपिनियन पोल गलत होते हैं तो उसका ब्लेम हम पर आता है, ऐसा लगता है जैसे हमारा पोल गलत हुआ, और हमारा पोल नहीं होता। और अगर उनका पोल से मेरी, ऐसा हुआ है कई बार, जैसे उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ हाल ही में, तो जो एजेंसी ने पोल किया, मेरा अपना असेसमेंट उससे बिल्कुल अलग था। मुझे लगता था कि बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें लेकर जीतेगी, लेकिन पोल में 170-180 सीटें हंग असेंबली दिखाई गई थी। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता मैं अपना ओपिनियन चला दूं, और हालांकि अपने शो में मैंने कहा कि मैं इस पोल से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। तो ये एक्यूरेट होते हैं या नहीं होते हैं, ये कोई नहीं कह सकता। अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे ये किसी पोल ने नहीं कहा था। बड़े साइंटिफिकली वहाँ पोल होते हैं, लोग समझदार हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ ये T20 के मैच की तरह है, कौन जीतेगा कोई नहीं कह सकता। अच्छा, कुछ पर्सनल आपके बारे में जो कोई भी जानना चाहता है, मैं जानना चाहता हूँ, जितने व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि इस बारे में कभी बात नहीं होगी। जी, पर्सनल जानना चाहते हैं? बिल्कुल सर। और बहुत बेसिक्स है सर। सबसे पहले पूछना चाहूँगा सर, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट मूवी एक ही है, मुगले आजम। मैंने इस फिल्म को करीब 40-50 बार देखा होगा, और अब भी अगर मुझे मौका मिले, जब घर में चर्चा होती है कि हम कौन सी फिल्म देखें, तो मैं तो मुगले आजम, सब लोग भाग जाते हैं। मुझे लगता है इट्स अल्टीमेट फिल्म। इससे बेहतर फिल्म न बनी है, न बन सकती, न भूतो न भविष्यति। और आज के दौर में अभी आपने आखिरी कौन सी फिल्म है जो देखी और पसंद आई आपको? अब तो मैं वही फिल्में देख पाता हूँ जो कोई आकर के ज़बरदस्ती घर में मुझे थिएटर में दिखाता है। तो आखिरी फिल्म मैंने पद्मावत देखी थी। जब मैंने देखी थी, इसका नाम पद्मावती था। ये रिलीज़ होने से 2 महीने पहले देखी थी, और फिर मैंने अपने चैनल पर एक शो में कहा भी था कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राजपूतों के आन बान शान के खिलाफ। सर, फेवरेट एक्टर आपका? दिलीप साहब। मुझे लगता है कि वो एक्टर नहीं, इंस्टीट्यूशन है जी। और आज जो भी एक्टर हैं हमारे यहाँ, उन सब के सामने एक ही एग्जाम्पल होता है, वो दिलीप साहब से सीखते हैं। किसी की मुस्कुराहट, किसी की अदा, किसी के बाल, किसी की चाल, ये सब उनसे सीखा हुआ है। और सर, मतलब आपकी फिटनेस देख के वैसे लगता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे बाहर खाते होंगे। मुझे लगता है सिर्फ आप ग्रीन सैलेड और इसी पर चलते होंगे, लेकिन फिर भी आपकी फेवरेट डिश क्या है? अब क्योंकि मैं बहुत कम खाता हूँ तो कोई फेवरेट डिश नहीं है। कई बार इस बात पर मेरा घर में थोड़ा झगड़ा भी होता है। जब खाना ख़त्म हो जाता है, वो मुझसे, मेरे वाइफ पूछती हैं कि भाई कैसा लगा, तो मैं पूछता क्या था वो, तो वो मुझे ध्यान ही नहीं रहता क्या खाया है। लेकिन अगर टेस्ट बड्स की बात करें, वाकई में कोई अच्छा लगता है, क्योंकि ओरिजिनली हम लोग राजस्थान से हैं, तो बचपन का जो स्वाद होता है राजस्थानी खाने का, दाल बाटी का या चूरमा का या राजस्थानी कढ़ी का, वो मुझे अच्छा लगता है जी। अच्छा, अभी आपने घर की बात बोली, तो सर घर पे आप वकील का रोल प्ले करते हैं या फिर कटघरे में बैठे होते हैं? नहीं, घर पे तो कोई वकील का रोल प्ले नहीं कर सकता, तो मुझे भी कोई गलतफहमी नहीं है। लेकिन मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों प्रोफेशनल्स हैं, साथ साथ काम करते हैं। हम 25 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। आपकी अदालत में को वो डायरेक्ट करती हैं, मेरे बाकी जो शोज़ हैं उनको डायरेक्ट करती हैं। इंडिया टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो हमारा रिलेशनशिप दोस्त का, प्रोफेशनल्स का ज़्यादा है, और हर विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। बड़ी हेल्दी तरीके से हमारे डिबेट्स होती हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी बनी रहे, नए नए काम करते रहें। तो हमारे यहाँ कोई चोर सिपाही नहीं है, कोई वकील और कोई जज नहीं है। जी सर। अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग जिसे आप अक्सर फुर्सत के पलों में गुनगुनाते हैं? अगर पुराने गानों में कहें तो एक गाना है किशोर कुमार का, आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले। ये गाना मुझे बहुत, एक इसमें बड़ी अच्छी कल्पना है, बड़ा एक सपना है जो सब चाहते हैं उनके परिवार के लिए हो, वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा सर, अगर आप जर्नलिस्ट नहीं होते तो क्या होते? पता नहीं, मैं अगर कुछ बनना चाहता था तो सिंगर बनना चाहता था। आपने बड़ी दुखती रख पे हाथ रखा है।
अच्छा सर, सुना है आप डीडीसीए के इलेक्शंस में भी आप लड़ने वाले हैं। मतलब अब तक हमने देखा है कि क्रिकेट का बॉलीवुड से कनेक्शन रहता है, क्रिकेट का हॉकी से भी कनेक्शन हो जाता है, लेकिन क्रिकेट का जर्नलिज्म से कनेक्शन ये पहली बार सुनने को मिल रहा है। मेरा पैशन है क्रिकेट, मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा क्रिकेट देखता हूँ। जो ज़्यादातर क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैं क्रिकेट डिस्कस भी करता हूँ। तमन्ना थी स्कूल में, कॉलेज में खेलने की, खेल नहीं पाया, ना वक्त था ना इतने रिसोर्सेज थे। लेकिन मैंने हमेशा क्रिकेट को फॉलो किया है। मेरे मित्र हैं अरुण जेटली, वो डीडीसी के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके नज़रिए से मैंने डीडीसी को देखा है। और उन्होंने मुझे एक बात कही कि डीडीसी की बहुत बदनामी हुई है, बहुत इसके बारे में तरह तरह की बातें कही गई है। हम चाहते हैं कि इसकी एक क्लीन इमेज हो, एक ऐसा आदमी इसको हेड करे जिसका एक क्लीन रिकॉर्ड हो और जो इसकी छवि को, जिसकी इमेज को बदल सके। अच्छा क्रिकेट लोगों को देखने को मिले, लोगों के साथ अन्याय ना हो, सिलेक्शन में गड़बड़ ना हो, पैसे की किसी तरह कोई गड़बड़ी ना हो। तो उन्होंने मुझे कहा, पहले मैंने मना किया, फिर दोबारा उन्होंने कहा, जब तीसरी बार उन्होंने थोड़ा जोर दिया। उन्होंने कहा एक तरफ तो हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस पे गड़बड़ है, इनको चलाने वाले लोग ठीक नहीं हैं, और दूसरी तरफ अच्छे लोग आना नहीं चाहते। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर अच्छे हो, अच्छा काम कर सकते हो, अच्छी संगठन चला सकते हो, ईमानदारी से चला सकते हो, तो आओ। और फिर उन्होंने एक और तीसरी बात कही कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्रिकेट से ना नाम चाहिए, ना इससे पैसा चाहिए, ना तुमको इसमें अपने खर्चे इसमें डालने होंगे, बल्कि तुम उसको दे सकते हो। तो फिर ये सुन के मैंने उनको हाँ कहा और फिर तय किया कि ये इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा, आखिर में जो भी हमारे देश की जनता है, जो भी व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंगस्टर्स को एक बात कहना चाहता हूँ कि जर्नलिज्म कोई हंसी खेल नहीं है, ये ग्लैमर नहीं है। आप रातों रात स्टार नहीं बन सकते। इसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत ईमानदारी और बहुत कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, देश के प्रति एक कमिटमेंट होना चाहिए। ये बातें सुनने में बड़ी अजीब लगेंगी, लगेगा क्लीशेड है, सब ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन ये सच है। बिना मेहनत के आप अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, लोग आते हैं रातों रात स्टार बनना चाहते हैं। अब मुझे यहाँ तक पहुँचने में 25 साल का वक्त लगा, और 25 साल रगड़ रगड़ के, एक एक पल मेहनत करके, पसीना बहा के, रातों की नींद खराब करके बने हैं। अच्छा सर, इतने सालों से हम ये शो देख रहे हैं आपकी अदालत, इसमें कभी किसी को अंत में सज़ा नहीं मिली? असल में मैं पहले ही कह देता हूँ कि भाई जो आए हैं यहाँ, हमारे मेहमान हैं, हमको कटघरे में बिठा रहे हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं, इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका मतलब ही इन्होंने कोई जुर्म किया है, आज फांसी पे लटकाना है, सज़ा देनी है। ये एक विधा है, सवाल पूछने का तरीका है। और जो सज़ा देनी होगी वो देश की जनता देगी। हम जनता से कहते हैं आप तय करिए, आपको इनकी बातों पर कितना यकीन है। जनता तय करे कि इन्होंने सच बोला या झूठ बोला। तो चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, ये फैसला सज़ा देने का काम है जनता पर छोड़ते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर। हिंदी जर्नलिज्म डे के मौके पर आपने हमें अपना वक्त दिया और अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दी, लोगों के सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे सवाल पूछे और मौका दिया मुझे बहुत सारी बातें करने का। और आपके सब व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Red FM 93.5